नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ कीर्ति बिंदल और बुलेटिन का आगाज बड़ी खबर के साथ करेंगे। कांवड़ यात्रा को लेकर के अधिकारियों की बड़ी बैठक। लखनऊ से बड़ी खबर है। प्रमुख सचिव गृह और डीजीपी ने की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और कांवड़ यात्रा को लेकर के पुलिस अफसरों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की गई है। प्रमुख सचिव गृह संजय प्रसाद ने दिया अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश। सीएम योगी ने निर्देशानुसार प्रदेश में सुरक्षित कांवड़ यात्रा कराए जाने के निर्देश दिए हैं और सौहार्दपूर्ण वातावरण में करे कांवड़ यात्रा। कांवड़ यात्राओं के दौरान वरिष्ठ अधिकारी अवकाश पर नहीं जाएंगे। आम जनमानस के आवागमन को देखते हुए ट्रैफिक प्लान आम जनता के लिए बनाया जाए, यातायात बाधित न हो। कांवड़ यात्रा के लिए वॉलंटियर्स का सहयोग लिया जाए। अफवाहों पर सख्त रूप से नजर रखी जाए। अफवाह फैलाने पर होगी कड़ी कार्रवाई। प्रमुख सचिव गृह मंदिरों में जलाभिषेक में कांवड़ियों को किसी प्रकार की कोई समस्या न हो। सभी घाटों पर जल, पुलिस और गोताखोरों की पर्याप्त व्यवस्था हो। प्रमुख सचिव गृह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में कई जिलों के आला अधिकारी हुए शामिल। अयोध्या, लखनऊ और बरेली मंडल के डीएम, कप्तान और कमिश्नर हुए शामिल। एसके वाजपेयी बने हुए ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता फोन लाइन पर। एसके वाजपेयी, कांवड़ यात्रा शुरू होने वाली है और ऐसे में पुलिस प्रशासन के ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी जरूर है कि सौहार्दपूर्ण तरीके से और शांतिपूर्वक कांवड़ यात्रा निकाली जाए। क्या कुछ तैयारियां हैं इस बार? बिल्कुल, निश्चित तौर पर अगर हम देखें तो उत्तर प्रदेश पुलिस लगातार कोशिश कर रही है कि उत्तर प्रदेश में जो भी इस तरीके के आयोजन हो वो पूरा शांतिपूर्ण हो, जिसको लेकर उत्तर प्रदेश के प्रमुख सचिव गृह और डीजीपी ने आज भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की थी, जिसमें लखनऊ, बरेली और अयोध्या के अधिकारी शामिल थे। हालांकि कल भी 3 जिलों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई थी, जिसमें प्रयागराज जिला, वाराणसी जिला शामिल थे और आज भी ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई है, जिसमें डीजीपी और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के प्रमुख सचिव गृह की तरफ से जो पुलिस अफसर, साथ ही साथ इन जिलों के कप्तान, जिला अधिकारी, पुलिस कमिश्नर जुड़े थे, उनको स्पष्ट तौर पर निर्देश दिया गया कि वो ट्रैफिक डायवर्जन को लेकर प्लान तैयार करें। कहीं पर भी कांवड़ यात्रा को लेकर कोई समस्या ना हो, मंदिर में दर्शन में कोई समस्या ना हो, जलाभिषेक के समय कोई समस्या ना हो, कहीं कोई व्यक्ति कोई अफवाह ना फैलाए। अगर कोई भी व्यक्ति अफवाह फैलाता है तो उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए। साथ ही साथ जो वरिष्ठ अफसर हैं इन जिलों के, जहां जहां पर कांवड़ यात्राएं निकलती हैं, वो बिल्कुल भी इस दौरान छुट्टी करना जाए जब तक कि कांवड़ यात्राएं चल रही हैं। साथ ही साथ जो आम लोग हैं उनको कांवड़ यात्रा के डायवर्जन से दिक्कत न हो, उसको लेकर वैकल्पिक व्यवस्थाएं भी की जाएं। तो ये बहुत सारे निर्देश जो उत्तर प्रदेश के प्रमुख सचिव गृह और उत्तर प्रदेश के डीजीपी की तरफ से संबंधित जिलों के जिलाधिकारियों, कप्तानों, साथ ही साथ जिन जिलों में पुलिस कमिश्नरेट है उनको जारी किए गए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम इस जानकारी के लिए एसके वाजपेयी। कांवड़ यात्रा को लेकर के मेरठ प्रशासन मुस्तैद नजर आ रहा है। जिले में लगाए जाएंगे 1500 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे। मजिस्ट्रेट और अधिकारियों की गाड़ियों में लगे हैं आईपी एड्रेस वाले कैमरे और मेरठ से कई राज्य और कई जिलों के लिए निकलते हैं शिव भक्त। आरएएफ, पीएसी और भारी पुलिस फोर्स कवर मार्गों पर तैनात रहेगी। डीजीपी और प्रमुख सचिव गृह ने कांवड़ यात्रा के संबंध में बड़ी बैठक की थी। देखिए, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की। और कांवड़ यात्रा को लेकर के न्यूज वन इंडिया से जिलाधिकारी दीपक मीणा ने क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। सावन के पावन माह की कांवड़ यात्रा शुरू होने वाली है, उसी को लेकर के फिलहाल हमारे साथ हैं जिला अधिकारी। सर, किस तरह से व्यवस्थाएं की गई हैं? लगातार देखा जाए तो अब की बार कोरोना काल के बाद जिस तरह से दूसरा साल है, अब की बार जो कांवड़ती हैं, शिव भक्त हैं और बड़ी संख्या में पहुंचेंगे। हरिद्वार के बाद मेरठ पर सबकी निगाहें रहती हैं, क्योंकि हर राज्य के लिए मेरठ से ही डायवर्जन होता है। उसको लेकर के किस तरह से व्यवस्थाएं की गई हैं? जो पुलिस फोर्स है, मजिस्ट्रेट ड्यूटी है, किस तरह से तैनात रहने वाली हैं? देखिए, जैसा आप लोग जानते हैं कि कोविड के 2 साल के बाद विगत वर्ष में कांवड़ स्टार्ट हुई थी और हम लोगों ने देखा कि एक तरीके से 60 से 70% की उसमें वृद्धि हुई है। महिला कांवड़ियों की भी एक तरीके से संख्या हर साल बढ़ती जा रही है। तो उसको देखते हुए हम लोगों ने विगत वर्ष भी काफ़ी सुचारू रूप से कांवड़ यात्रा संपन्न करवाई थी और इस वर्ष भी उसी में ही और बढ़ा के और क्या सुधार कर सकते हैं, जो पिछली बार हम लोगों ने अपनी
कुछ कमियां अगर रही हों तो हम लोगों ने सीसीटीवी कैमरेज को काफ़ी बढ़ाया है, आईपी कैमरेज रखे हैं, सब लोगों को सेंट्रली मॉनिटर करने के लिए बोला गया है। कांवड़ संघों के साथ लगातार बैठक हो रही है। कांवड़ शिविर मेन रोड पे ना लगा के थोड़ा से ऐसे लगाएं कि जिसकी वजह से ट्रैफिक जैम या कुछ भी स्थिति ना हो, वो सबसे वार्ता करके करवाया जा रहा है। झांकिया और डीजे के लिए भी उनको निर्देशित किया गया है कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है उस हिसाब से ही करें, और एसएसपी हरिद्वार और बाकी हरिद्वार से कोऑर्डिनेशन में ये रखा गया है कि झांकियाँ बहुत ऊंची ना रखें, जिसकी वजह से बाद में फिर रेलवे लाइंस या जहाँ पे बैरियर्स हैं उनको फिर डिसमेंटल करके असेंबल करना पड़ता है, जिसमें बहुत टाइम लगता है। इसके अलावा पूरी हेल्थ की व्यवस्था हो, पीडब्ल्यूडी की व्यवस्था हो, बिजली विभाग की, वो सब सुचारू रूप से हम लोग कर रहे हैं। एंटी वेनम, एंटी रेबीज पर्याप्त मात्रा में हम लोग कर रहे हैं। लाइट्स पूरे सभी जगह पे इंश्योर की जाएगी कि 24 घंटे पूरे मार्गों पे सुचारू रूप से पर्याप्त प्रकाश व्यवस्था रहे, गोताखोर पर्याप्त मात्रा में रहे, लाइफ सेविंग जो इक्विपमेंट्स है वो रहें कि किसी की डूबने की घटना कहीं पे ना हो। बाकी विद्युत सुरक्षा को लेकर, फूड सेफ्टी को लेकर ये सभी कांवड़ संघों के साथ बात करके इन डिपार्टमेंट्स को निर्देशित किया गया कि अच्छे से चेक कर लें कि कहीं भी कोई भी इलेक्ट्रिकल उसकी वजह से या कोई भी तार कहीं खुला ना हो, लूज़ वायर्स ना हो। ये सारी चीज़ें की गई हैं, सभी रोड्स की मरम्मत की गई हैं, पटरियों को साफ़ किया गया है। तो मुझे लगता है कि कोई भी ऐसी परेशानी नहीं होगी और कांवड़ियों के लिए पूरा एक तरीके का अच्छा वातावरण रहेगा और उन्हें पूरा फैसिलिटेट किया जाएगा। सर, क्या विगत वर्ष की तरह अब की बार भी हेलीकॉप्टर से कांवड़ यात्रियों पर से भक्तों पर पुष्प वर्षा की जाएगी? नहीं, देखिए ये शासन के जो भी निर्देश आएंगे उसके अनुपालन किया जाएगा, और पिछली बार भी हेलीकॉप्टर के माध्यम से सतत निगरानी की गई थी, सभी एक एरियल सर्वे, और वो यहीं नहीं, गोरखपुर, वाराणसी सभी जगह पे किया गया था। तो जैसे भी निर्देश आएंगे उसको आगे उसका अनुपालन। सर, पिछली से एक विवाद देखने को मिला था, क्या अब की बार उस ऐसे विवादों से निपटने के लिए क्या व्यापक इंतजाम किए जाएंगे? नहीं, देखिए पिछली बार भी विवाद या छोटी मोटी इसीलिए बोला गया कि पर्याप्त मात्रा में सेक्टर जोनल मजिस्ट्रेट और फोर्स का डिप्लॉयमेंट है, कि छोटा मोटा विवाद भी होता है। जैसे पिछली बार भी था तो तत्काल पुलिस या प्रशासन वहाँ पे पहुँच गया और उसको तत्काल हैंडल कर लिया गया और ऐसी कोई समस्या नहीं आई। तो हमारा कार्य यही है कि इतना फैसिलिटेट किया जाए कि कोई समस्या ना हो, और गलती से अगर छोटी मोटी लोगों के बीच में या मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से समस्या हो तो हर जगह पे पर्याप्त मात्रा में हमारे लोग वहाँ पे उपस्थित रहें कि जल्दी से जल्दी उसको डाइल्यूट कर दें। से भक्तों की कांवड़ यात्रा को लेकर के मेरठ पुलिस प्रशासन और प्रशासनिक अधिकारी पूरी तैयारी के साथ हैं और साथ ही व्यवस्थाओं को लेकर के चाक चौबंद इंतजाम चल रहे हैं। मेरठ से अतुल शर्मा की रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। पूर्व कैबिनेट मंत्री और सपा के वरिष्ठ नेता आजम खान भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद का हाल जानने उनके घर छुटमलपुर पहुंचे, जहां उन्होंने मीडिया से भी बातचीत की, जिसमें उन्होंने प्रदेश सरकार पर और पुलिस पर सवालिया निशान लगाए, साथ ही कई तरह के तंज कसते हुए वो दिखाई दिए। आजम खान ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि एक हमला है, मैं चंद्रशेखर आजाद की खैरियत लेने आया हूं, ये पहला हमला नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि मेरे ऊपर 250 मुकदमे हैं, अब ये देखना होगा कि सरकार कितने सब्जेक्ट में फेल होती है। मैं चंद्रशेखर आज़ाद की खैरियत लेने आया भाई, थोड़ा हमले से परेशान नहीं हूँ, क्योंकि ये पहला हमला नहीं है और ये आखिरी भी नहीं है। बस ये सेहतमंद रहें और जो मिशन है इनका गरीबों और कमज़ोरों को न्याय दिलाने का, वो इनकी ज़िंदगी के साथ वो मिशन भी ज़िंदा रहे। हमने इन्हें देख लिया, हमारा दिल खुश हो गया, हमारा आज का मिशन पूरा। ने कहा कि मतलब पुलिस ने जल्दबाजी में जो भी खोला है, तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? 250 मुकदमे हैं हम पर। मैंने चौथी बार जब मिनिस्टर था और जेड सिक्योरिटी में था, जेड प्लस रिकमेंडेड थी, उस वक्त मेरी बीवी एसोसिएट प्रोफेसर थी। हमारे ऊपर ये मुकदमा है कि हम मियाँ बीवी ने एक शराब की दुकान लूटी, शराब की बोतलें लूटी और 16,900 रुपया गले से डाका मार के ले गए। भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद पर हुए हमले का आज पुलिस ने खुलासा कर दिया। पुलिस के खुलासे पर चंद्रशेखर आजाद ने सवालिया निशान लगा दिए। चंद्रशेखर आजाद ने पुलिस को कटघरे में खड़ा करते हुए कहा कि पुलिस ने जो कहानी बनाई है उसमें पुलिस ने कहा कि वो हत्या करना चाहते थे, हत्या का कारण कोई बड़ा होना चाहिए था जिसका आप हवाला दे रहे हो, और मैं लोकतांत्रिक व्यवस्था में हूं और संविधान को मानने वाला हूं।
मुझे यूपी पुलिस की काबिलियत में पहले से कभी शक नहीं था, लेकिन मेरा ये मानना है पुलिस सरकार की होती है और जो सरकार कहती है पुलिस उस हिसाब से काम करती है। जल्दबाजी में कुछ पुलिस की तरफ से इस तरह के बयान दिए गए जो मैं समझता हूं कि जिनकी ज़रूरत नहीं थी, बिना जानकारी के, बिना ब्लास्टिंग रिपोर्ट के कह देना कि गोली जो है वो 315 बोर के कट्टे से चली और हमने कट्टे बरामद कर लिए, या बिना बहुत सारी जानकारियाँ जो तथ्य जो हैं उसमें हैं कि 4 नौजवान लड़के जिनको ये भी नहीं पता कि खाना किस तरह खाते हैं वो आके किसी पे गोली चला देंगे। और जिस तरह की पुलिस ने कहानी करके बताया कि भाई अचानक से टोल पर उनको पता लग गया कि चंद्रशेखर आ रहे हैं तो हम हमला कर देते हैं। तो हम उत्तर प्रदेश में रहते हैं, उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था और उत्तर प्रदेश के सरकार के कार्य करने के तरीके और अपने राजनीतिक विरोधियों को निपटाने के तरीकों को भी हम लोग जानते हैं। किसी को सीबीआई ईडी इनकम टैक्स से निपटा रहे हैं, किसी को मुकदमों से जेलों में ठूस के जबरन झूठे मुकदमे लगा के झूठे गवाह तैयार करके निपटा रहे हैं, और जो उनसे नहीं बचे हैं उनको गोली के जरिए जो है निपटाने। केंद्रीय राज्य मंत्री भानु प्रताप सिंह वर्मा जालौन पहुंचे, जहां भानु प्रताप सिंह वर्मा ने यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर के कहा कि देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होना चाहिए। आज की परिस्थिति को देखते हुए देश में बहुत पहले लागू हो जाना चाहिए था यूसीसी, और एक देश में 2 संविधान और 2 विधान नहीं होने चाहिए। वहीं बसपा सुप्रीमो मायावती पर भी हमला बोला और कहा कि मायावती विरोधियों के वोट बैंक के लिए यूसीसी का विरोध कर रही है। लखनऊ में 30 अगस्त तक धारा 144 लागू। लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट की तरफ से निषेधाज्ञा का आदेश जारी किया गया है। लखनऊ में किसी भी प्रकार से विरोध प्रदर्शन पर रोक लगी हुई है। श्रावण मास है, श्रावण, शिवरात्रि, मुहर्रम, हरियाली, तीज, नाग पंचमी आदि त्योहारों के चलते ये निषेधाज्ञा की गई है। श्रावस्ती में 12 घंटे से रुक रुक करके बारिश हो रही है और इस बारिश से राप्ती नदी में उफान आ गया है। नेपाल में भी पहाड़ों पर मूसलाधार बारिश हो रही है, जिसका नतीजा श्रावस्ती में साफ देखने को मिल रहा है। यहां पर पहाड़ी नाले भी उफान पर हैं, तो वहीं राप्ती नदी 10 सेंटीमीटर खतरे के निशान से ऊपर बह रही है और वहीं राप्ती ने कटान भी शुरू कर दिया है। तो राप्ती नदी के तट पर बने बांध कट गए हैं, जिससे दर्जनों गांव में खतरा मंडराने लगा है। वहीं जिला अधिकारी कृतिका शर्मा ने मौके पर पहुंचकर निरीक्षण किया। डीएम ने बताया कि नदी का जलस्तर कम होने पर जल्द से जल्द बांध का निर्माण कार्य करवाया जाएगा और जो लापरवाही बांध में हुई है जांच कर कार्रवाई की जाएगी। पीलीभीत में विदेशी नंबर से युवक को जान से मारने की धमकी मिली है। पीड़ित ने बिलसंडा इलाके के युवकों पर आरोप लगाया और विदेशी नंबर से फोन आया था। पीड़ित ने थाने में तहरीर दी और कार्रवाई की मांग की है। ग्रेटर नोएडा से अगली खबर, संगठित अपराध पर नोएडा पुलिस की बड़ी कार्रवाई। सुंदर भाटी गैंग के सदस्य से पुलिस की मुठभेड़ में बदमाश बिल्लू फौजी और सत्य गंगोली घायल बताए जा रहे हैं। हत्या, लूट, रंगदारी समेत आरोपियों पर दर्जनों मुकदमे दर्ज हैं। सुंदर भाटी गैंग के 5 बदमाश पुलिस की गिरफ्त में आए हैं। बुलंदशहर के खुर्जा इलाके में फायरिंग और पथराव का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसके बाद खुर्जा पुलिस ने दोनों पक्षों के 4 लोगों को हिरासत में लेकर के जांच शुरू कर दी है। मामला बुलंदशहर के खुर्जा कोतवाली के अंतर्गत आबाद नगर का बताया जा रहा है, जहां जमीन के विवाद के चलते 2 पक्षों के लोग आमने सामने हो गए। दोनों तरफ से पथराव किया गया। आरोप है कि इस दौरान फायरिंग भी की गई। पुलिस ने मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है। नोएडा से अगली खबर आपको बता रहे हैं। महागुण माईवुड सोसाइटी के स्विमिंग पूल में बच्ची की तबीयत खराब होने का पूरा मामला है। 8 साल की बच्ची स्विमिंग पूल में नहाते हुए बीमार हो गई। परिवार ने मेंटेनेंस टीम पर स्विमिंग पूल में ज्यादा क्लोरीन डालने का आरोप लगाया है। जिले के खेल विभाग ने 10 साल से कम उम्र के बच्चों को स्विमिंग पूल में अकेले जाने पर रोक लगाई है। स्विमिंग पूल में अभिभावकों को साथ जाना अनिवार्य है। स्विमिंग पूल पर लाइफ गार्ड और कोच होना अनिवार्य है। जिले में 300 स्विमिंग पूल को एनओसी दी गई है। लखीमपुर खीरी जिले के मितौली थाना क्षेत्र के बास्ताली गांव में पति पत्नी में बच्चे को पीटने को लेकर के हुए विवाद के बाद नाराज पति ने पत्नी की दांतों से नाक चबा ली। पत्नी की तहरीर पर पुलिस ने
पति के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। पति द्वारा अपने 2 साल के बच्चे को पीटने को लेकर के कहासुनी हो गई थी, जिससे नाराज पति विक्रम ने गुस्से में आकर के पत्नी सीमा देवी की नाक चबा डाली, जिससे वो बुरी तरह से घायल हो गई। और घायल पत्नी को मेडिकल के लिए भेजा गया है। अयोध्या में पार्टी शीर्ष कमान के आह्वान पर अघोषित बिजली कटौती के विरोध में आम आदमी पार्टी ने सिविल लाइन के गांधी पार्क से लालटेन जुलूस निकाला और हाथों में लालटेन लेकर के सड़कों पर उतरे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जमकर के नारेबाजी की। इस दौरान आप जिला अध्यक्ष ने कहा कि इस समय 8-8 और 9-9 घंटे बिजली कट रही है। 27,000 मेगावाट उत्पादन है, लेकिन आधी बिजली खरीदी जा रही है। तो वहीं विद्युत विभाग में कर्मचारियों की भर्ती भी पूरी नहीं की गई है। प्रदर्शन के दौरान आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता सरकार विरोधी नारों के साथ सड़क पर उतरकर विरोध दर्ज करा रहे हैं। नोएडा से अगली खबर बता रहे, लोगों के साथ धोखाधड़ी करने वाले 3 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए हैं। नोट की गड्डी में कागज लगा करके धोखाधड़ी करते थे और 500-500 के नोट के बीच कागज लगा करके देते थे। आधे दाम में नोटों की गड्डी देने का झांसा देकर के ठगी करते थे। नकली आभूषण के बदले असली आभूषण भी ठगते थे। आरोपी दर्जनों लोगों के साथ कर चुके हैं ठगी। सेक्टर 63 थाना पुलिस ने की है गिरफ्तारी। फर्रुखाबाद से अगली खबर, गड्ढों में गिरकर के 2 सगे भाइयों की डूबकर के मौत हो गई है। मिट्टी खुदाई के बाद बरसात से भर गया था पानी और अवैध खनन कर बनाया गया था गड्ढा। गड्ढे में बरसात के पानी में नहाने गए थे बच्चे और ग्रामीणों ने दोनों बच्चों को मृत अवस्था में बाहर निकाला। थाना नवाबगंज क्षेत्र के सलेमपुर थ्योरी गांव का पूरा मामला है। आगरा की बाह तहसील में चंबल नदी में स्टीमर का पंखा फंसने से यात्रियों की जान पर बनाई, तो वहीं यमुना पर बने पांटून पुल को हटाने के विरोध में ग्रामीणों ने हंगामा कर दिया। इन्हीं सबके बीच राजस्थान और मध्य प्रदेश में बारिश के चलते चंबल नदी का जलस्तर बढ़ने पर प्रशासन सतर्क हो गया है। आपको बता दें कि बारिश का मौसम आने के चलते पिनाहट कस्बा क्षेत्र के ग्रामीणों को मध्य प्रदेश से जोड़ने वाला पांटून पुल बंद कर अब स्टीमर का संचालन शुरू हो गया है। पीडब्ल्यूडी द्वारा संचालित स्टीमर की व्यवस्था खराब है और अधिकतर स्टीमर की हालात खराब है। यात्रियों को ले जाते समय कई बार स्टीमर खराब हो रहे हैं। करीब 100 सवारियों को मध्य प्रदेश ले जा रहे स्टीमर के पंखे में रस्सा फंस गया और बीच नदी में स्टीमर बंद हो गया। सवारियों में दहशत में सवारियां चीख पुकार मचाने लगी। कर्मचारियों ने पंखे से रस्सी हटाकर के स्टीमर को दुरुस्त किया। ग्रामीणों ने जर्जर हालत के स्टीमर को बदलने की मांग की है। आगरा में रकाबगंज पुलिस को बड़ी सफलता हासिल हुई है। पुलिस ने 3 अंतरजनपदीय बाइक चोरों को गिरफ्तार किया है। शातिर चोरों पर कई थानों में मुकदमा दर्ज है। वहीं तीनों चोरों से 5 बाइकों को बरामद किया गया। इन आरोपियों में शंकर नामक युवक बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस अन्य आरोपियों की तलाश में जुट गई है। झांसी के सीपरी बाजार थाना क्षेत्र के शिवपुरी मार्ग पर महिलाओं ने जाम लगा दिया। थाना क्षेत्र के पेंच मोहल्ले में रहने वाली बीकॉम की छात्रा भावना की मौत हुई। पिछले दिनों सीपरी बाजार के दिल्ली हाईवे पर सड़क हादसे में घायल हो गई थी। वहीं परिजनों ने मृतका के बॉयफ्रेंड पर हत्या करने का आरोप लगाया। ग्वालियर में उपचार चल रहा था। बाराबंकी जिले में बरसात का पानी निकालने को लेकर के 2 पक्षों के बीच खूनी संघर्ष हो गया। 2 पक्षों के बीच हुई मारपीट में एक अधेड़ महिला की दबंगों ने पीट करके हत्या कर दी। घटना की सूचना मिलते जिले के आला अधिकारियों में हड़कंप मच गया। सूचना से
मौके पर स्थानीय पुलिस और जिले के आला अधिकारी पहुंचे। पुलिस ने दोनों पक्षों से घायल लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया है। अपर पुलिस अधीक्षक आशुतोष मिश्रा ने बताया कि देवा थाना क्षेत्र के टेरा खुर्द गांव में बरसाती पानी को लेकर के दो पक्षों में मारपीट हो गई, जिसमें एक महिला की मौत हो गई है। पीड़ित पक्ष की तहरीर पर कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया है और दोनों पक्षों से घायल लोगों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पूरे मामले में आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। अलीगढ़ के कोतवाली क्षेत्र के सोमना रोड एचना गांव के पास दो बाइकों की आमने सामने भिड़ंत हो गई। हादसे में दो बाइक सवार युवकों की मौत हो गई, जबकि दो युवक घायल हो गए हैं। 48 वर्षीय मदन मोहन शर्मा अपनी बाइक के द्वारा अपने गांव जा रहा था। सोमना रोड के गांव एचना और गुरुकुल पब्लिक स्कूल के पास सामने से आ रही तेज रफ्तार बाइक ने उसको बाइक से टक्कर मार दी। हादसे में वो बाइक समेत काफी दूर तक घसीटता चला गया। उसे गंभीर हालत में राहगीरों ने एम्बुलेंस से बुलाकर के इलाज के लिए सीएचसी में भर्ती कराया। घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। खबर अलीगढ़ से है, जहां पर थाना क्वारसी के नगला तिकोना में गाली देने का विरोध करने पर ताऊ पक्ष ने भतीजे की पीट करके हत्या कर दी। बचाव में आई पत्नी ने और बहू को भी मारपीट में घसीट लिया। घटना में पुलिस में दो लोगों को गिरफ्तार किया है। पीड़ित पक्ष के कुंवर पाल सिंह ने बताया कि देर रात गाली देने का विरोध करने पर चाचा भतीजे में विवाद हुआ था और चाचा पक्ष ने लोहे की रोड से भतीजे चंद्रपाल पर हमला कर दिया, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। उपचार के दौरान चंद्रपाल ने दम तोड़ दिया। आगे बढ़ रहे हैं। आगरा के थाना निबोहरा क्षेत्र स्थित एक गांव में विगत रात्रि एक 2 वर्ष की मासूम बच्ची घर के बाहर खेलते समय अचानक तालाब में गिर गई। काफी देर तक परिजनों को जब मासूम बच्ची नहीं दिखी तो उसकी तलाश की गई। परिजनों को जब तालाब में गिरने की जानकारी हुई तो हड़कंप मच गया। सूचना पर ग्रामीण इकट्ठा हो गए और तालाब में मासूम बच्ची की तलाश शुरू कर दी गई। सूचना पर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और स्थानीय ग्रामीणों की मदद से देर रात्रि बच्ची की शव को तालाब से बाहर निकाल लिया गया। फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।